आज हमारा साथ बैठा है पूरा खुंकन इज द लीगल सेक्रेटरी एनपीपी स्टेट अरुणाचल यूनिट एंड तपीश शोरंग द जनरल सेक्रेटरी पॉलिटिकल अफेयर एंड कोकर रोन्या इज ए स्टेट सेक्रेटरी हेडक्वार्टर। आज जो प्रेस वार्तालाप में हमने जो आया तो इनफैक्ट अभी हमारा स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग चल रहा है जहां में नेशनल सेक्रेटरी सुशील जी आया है और एट द सेम टाइम नेशनल सेक्रेटरी का और एक मेंबर शामिल जी आया है। और ये जो स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग को प्रिसाइड कर रहे हैं हमारे स्टेट का प्रेसिडेंट श्री थंगम वांगम जी द फॉर्मर मिनिस्टर अलॉन्ग विद वर्किंग प्रेसिडेंट श्री लीका साहब द फॉर्मर मिनिस्टर द फॉर्मर एमएलए। तो आज का जो मीटिंग बेसिकली जो फोकस रहा है मेन ऑब्जेक्टिव द मीटिंग हमारा पार्टी के लिए ये इलेक्शन ईयर पड़ता है, इसलिए हमने पार्टी में जो डिस्कशन किया है मोस्टली पार्टी को कैसे स्ट्रेंथन करना है, पार्टी का में क्या क्या बदलाव लाना है और पार्टी को कैसे एक्सपांस करना है और इलेक्शन 2024 को लेकर हम क्या स्ट्रेटजी ड्रॉ करना है उसका रिलेटेड में मेंबर से सजेशंस मांगा है। और एट द सेम टाइम हम इलेक्शन का मैनिफेस्टो के ऊपर भी काफ़ी बहस हुआ है, डिस्कशन हुआ है और एक इलेक्शन कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्शन मैनिफेस्टो लाने का भी बात किया है। और इस बीच हमने जो मुद्दा खास तौर पे जो स्पेशल रेजोल्यूशन लाया है वो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड पे हमने एक स्पेशल रेजोल्यूशन लाया है। और सेकेंडली हमारा पार्टी ने रीएफर्मेशन ऑफ ओल्ड पेंशन सिस्टम जो न्यू पेंशन सिस्टम को हटा के ओल्ड पेंशन सिस्टम को लाने के ऊपर हम रीएफर्मेशन किया है। जिससे मैं थोड़ा सा विस्तार सबको बताना चाहता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये एक लॉ है जिसका अंदर में आर्टिकल 44 का डायरेक्टिव प्रिंसिपल में एक डायरेक्टिव दिया गया कि कोई स्टेट में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकते ठीक है। इस हिसाब से अभी नेशनल लॉ कमीशंस पब्लिक ओपिनियन मांग रहा है, तो हमने एंटायर इंडिया का कंटेक्स्ट में हम नहीं देखा है। हमने जो कंटेक्स्ट देखा है स्पेशली अरुणाचल इन पार्टिकुलर में देखा है क्योंकि हम पार्टी अभी अरुणाचल में ऑपरेट कर रहे हैं और यहाँ में जो मल्टी इथनिक्स है, जो मल्टी ट्राइब है, हमारा अपना एक कस्टमरी लॉ है, उस व्यू से आज इसको चर्चा में लाया और बहुत सा मेंबर्स का मिक्स रिएक्शन था। कुछ लोग का कहना था कि इस लॉ को हमारा स्टेट में इन टोटो में अगर लाता भी है तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाएंगे। इंस्टेड ऑफ दैट हम अपना लोकल कस्टमरी लॉ को कोडिफाई करके इसमें कुछ रेक्टिफिकेशन ला के जिस तरह से हमारा लोकल कस्टमरी लॉ का साथ अपना जो लोकल ट्रेडिशंस है, कस्टम्स, हमारा जो आइडेंटिटी है उसे प्रिजर्व करते हुए जो एप्लीकेबल हो सकता है ऐसा लॉ कस्टमरी लॉ में लाने से उसको मॉडिफाई करके लाने से ठीक इस तरह का सजेशन आया। कुछ लोग ये भी सजेस्ट किए कि इनके ऊपर में काफ़ी बहस होना चाहिए क्योंकि अभी तक लॉ जो आपका सेंट्रल से एग्जैक्टली यूनिफिकेशन ऑफ आपका ये आपका सिविल जो कोड है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक एक ड्राफ्ट फॉर्म में भी उभर के नहीं आया, इसलिए हम इस पर काफ़ी डेप्थ में विचार नहीं कर सकते। तो ऐसा करके काफ़ी डिस्कशन हुआ, लेकिन इन टोटो में हमने ये रिजॉल्व किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अरुणाचल इन कंटेक्स्ट में आज का समय में इमीडिएटली लागू नहीं कर पाएगा, ये हमने डिसाइड किया। और साथ में हो सकने से कस्टमरी लॉ को कोडिफाई करके सर्टिफिकेट फॉर्म में लाने से बेहतर रहेगा कि ये डिसीजन लिया इन रिगार्ड टू दी यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। और दूसरा जो इशू था वो है ओल्ड पेंशन सिस्टम को रीएफर्मेशन। तो हमारा नेशनल पीपल्स पार्टी एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने पहले बार जब एनपीएस को लेके इशू सोशल मीडिया में आया था और उस समय जब हमने सोशल मीडिया में एनपीएस को लेके आते समय बहुत सा गवर्नमेंट जो सर्वेंट है या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उन्हें एनपीएस के बारे में इतना कुछ खास पता नहीं था। तो हमने रिएक्शन देने का बाद में धीरे धीरे ये बात फैला और आज का मीटिंग में हमने फिर रेफर्म किया कि जो न्यू पेंशन सिस्टम है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो सरकार की जो कर्मचारी है उनके लिए फ्रेंडली स्कीम नहीं है। ये इसमें बहुत सा डीमेरिट्स है और इसको लागू करने से अच्छा हम जो ओल्ड पेंशन सिस्टम को लागू करना चाहिए क्योंकि ओल्ड पेंशन सिस्टम में जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है वो न्यू पेंशन सिस्टम में नहीं है। इसलिए ये जो न्यू पेंशन सिस्टम अरुणाचल प्रदेश में 2008 से जो लागू है उसे स्क्रैप करके
ओल्ड पेंशन सिस्टम को लागू करना चाहिए, कंसिडरिंग दी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट इंटरेस्ट। क्योंकि न्यू पेंशन सिस्टम में एक तो कि पेंशन बेनिफिट नहीं है। अगर कोई कर्मचारी या जो सरकार के एम्प्लॉयज़ रहते हैं वो जॉब रिग्रेस हो जाने का बाद अचानक वो 1 महीना में, 6 महीने में या 5 साल 15 साल में एक देहांत हो जाता है, वो एक्सपायर हो जाता है, एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है, तो उनको या उनका नॉमिनी को एमिटेड जो ओल्ड पेंशन सिस्टम का जो ये पेंशन बेनिफिट है वो नहीं है इसमें। सेकेंडली, अगर आप फुल रिटायरमेंट काम भी करता है तो न्यू पेंशन सिस्टम में आप अपना जो भी डिपॉजिटेड अमाउंट को पूरा ड्रॉ नहीं कर सकता है। आप अप टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 60% को ड्रॉ कर पाता है, रिमेनिंग 40% को आप इक्विटी में शेयर में डालना पड़ता है। तो ये बेसिकली जो ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऑफिसर है वो समझ सकता है, लेकिन जो क्लरिकल लेवल का स्टाफ है या फिर जो ड्राइवर है या आपका पियोन है या चौकीदार है, उस लेवल का जो जिसे ओल्ड सिस्टम में पोस्ट ग्रेजुएट स्टाफ बोला जाता है, उनका लेवल में ये शेयर मार्केट में पैसा डालना, इक्विटी में पैसा डालना, उन्हें कंसेप्ट इसका बारे में डिटेल मालूम नहीं होगा। इसलिए इसमें जो रिटर्न है वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, क्योंकि एवरी इन्वेस्टमेंट इन दी शेयर मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। उस हिसाब से इसमें रिटर्न जो ग्रांटेड नहीं है, इसलिए ये स्पेशली क्लर्कल लेवल का जो स्टाफ है उनके लिए ये अनसर्टनिटी है और इसका बारे में वो अच्छे से नहीं जानता है। तीसरा, एनपीएस में आप अगर चाहता भी है तो आप 15% ऑफ द डिपॉजिट को ड्यूरिंग योर सर्विस पीरियड में ड्रॉ कर सकते हैं, 15%। वेर एज ओल्ड पेंशन सिस्टम में आप 90% ऑफ योर डिपॉजिट या एक्सपेक्टेड डिपॉजिट को आप ड्रॉ कर पाता है, वो बेनिफिट है। उस हिसाब से देखा जाने से ओल्ड पेंशन सिस्टम ही स्टाफ का लिए बेनिफिट है। और अरुणाचल इन कॉन्टेक्स्ट में जहाँ में हमारा एक्चुअल जो लोकल पॉपुलेशन है इट्स काउंट लगभग 7 लाख जैसे है, और ओवरऑल देखा जाने से माइग्रेटरी पॉपुलेशन को गिना जाने से लगभग वी आर 14 लाख इन पॉपुलेशन। ऐसा में लगभग 80 to 90,000 से राउंड फिगर 1 लाख जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अरुणाचल में काम करते हैं। और जहाँ में ट्राइबल बेल्ट होने कारण से एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय लगभग 7 to 8 फैमिली मेम्बर को सपोर्ट करते हैं। अगर आप मान के चलो कि 1 लाख पॉपुलेशन गवर्नमेंट जॉब में है और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय 7 फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट करते हैं, तो लगभग 7 लाख पॉपुलेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे डिपेंड करते हैं। तब ये 7 लाख पॉपुलेशन का जो गार्जियन है 1 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ये जब फील कर रहा है कि ये एनपीएस उनके लिए बेनिफिटेड नहीं है, सिंस गवर्नमेंट इज़ ए वेलफेयर गवर्नमेंट, वो उनका ग्रीवेंसेस को सुनना चाहिए और स्टाफ को वेलफेयर के लिए ये पॉलिसी एडॉप्ट करना चाहिए। इसलिए मैं अरुणाचल प्रदेश के जो सरकार है उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जो ग्रीवेंसेस है या कोसाप का जो ग्रीवेंसेस गवर्नमेंट को प्लेस किया है उसे गंभीरता से ले, और हमारे जो आज रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया इसे गंभीरता से लेके हम एक सजेशन फॉर्म पे गवर्नमेंट पे डाल रहे हैं कि आप ओल्ड पेंशन सिस्टम को दोबारा से लागू कर दो और ये न्यू पेंशन सिस्टम को स्क्रैप कर दो, ताकि गवर्नमेंट के जो भी कर्मचारी उनका हित के लिए ये ओवरऑल। तो आपके पास कुछ सवाल है तो हम देने के लिए रेडी हैं। सर, आपने जो बात किया है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये खास करके किसी कम्युनिटी बेस पे है कि नहीं, इसको थोड़ा बताइए। हाँ, ठीक। एक्चुअली ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझने के लिए आप लॉ को इस तरह समझते हैं कि लॉ 2 नेचर का है। एक है क्रिमिनल लॉ, जहाँ में आप कोई भी कम्युनिटी का, भले वो क्रिश्चियन हो, भले वो हिंदू हो, वो मुस्लिम हो, अगर क्राइम करते तो उनका जो पेनल्टी हो सेम रहता है। अगर सपोज आप कोई भी कम्युनिटी, कोई भी रिलीजन का बिलोंग करता है, अगर आप चोरी करता है तो उनका पेनल्टी सेम रहेगा, जिस तरह से इम्प्लीमेंट जाना है जो पेनल्टी देना सेम रहता है। लेकिन ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये एक पर्सनल लॉ है, जिस तरह से हिंदू मैरिज एक्ट है या फिर आपका क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है या फिर आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ है, तो या हमारा यहाँ में जिस तरह से कस्टमरी लॉ है, तो ये पर्सनल लॉ है। इसमें ये लॉ बेसिकली हैंडल करता है डाइवर्स, मैरिज, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस और कंपेंसेशन, इस टाइप का चीज़ को ये डील करता है। तो जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में जिस तरह से डाइवर्स या आपका ये मेंटेनेंस का जो लॉ प्रोविज़न देता है वो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में नहीं पाएगा, या फिर वो मुस्लिम पर्सनल लॉ में नहीं पाएगा, या फिर वो कश्मीर लॉ में नहीं पाएगा, वो थोड़ा सा अलग रहता है, भिन्न रहता है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ट्राई करता है कि ये सब में एक यूनिफॉर्मिटी ला, भले वो क्रिश्चियन हो, भले वो हिंदू हो, भले वो मुस्लिम हो, भले वो लोकल ट्राइबल हो, तो उनका इस टाइप का जो डाइवर्स है या फिर मेंटेनेंस है या एडॉप्शन है या इनहेरिटेंस है, उसको एक लॉ गवर्न करना है, इस टाइप का ये बात करते हैं। ऐसे में जहाँ में अरुणाचल प्रदेश में
कुछ लोग क्रिश्चियन है यहाँ में, कुछ लोग ट्रैवल कस्टमरी लॉ से शादी करते हैं, कुछ ऐसा जनजाति जो हिंदू मैरिज एक्ट में या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर में शादी किया जाता है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी पूरा फॉर्मेट हमने नहीं देखा, लेकिन जिस तरह से हम समझते हैं कि ये अगर आने से ये सब डिफरेंसेस को ख़त्म कर देंगे, तो ये ख़त्म करके एक लॉ से गवर्न करेंगे। उसमें हमारा दर ये रहता है कि हमारा जो ट्राइबल आइडेंटिटी है, जिस तरह से फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 25 में दिया गया कि कोई भी रिलीजियस ग्रुप अपना रिलीजन को प्रमोट, प्रोटेक्ट और प्रमोशन कर सकता है, तो उसका प्रैक्टिस कर सकता है, उनको ये कॉन्ट्राडिक्ट होता है। एक दूसरा आर्टिकल 29 में जहाँ में माइनॉरिटी ग्रुप को एक प्रोटेक्शन देता है, अपने इथनिक्स कल्चर्स को प्रिजर्व करना है, तो इसको ये फिर इसका कॉन्ट्राडिक्टिव हो जाता है। उस हिसाब से अगर इस टाइप का लाने से हमें जस्ट एक एप्रिशिएशन है कि हमारा जो मेन एक ट्राइबल का जो आइडेंटिटी, हमारा जो अपना कस्टमरी है, जो हमारा ट्रेडिशन है, वो कहीं खो ना जाए, वो हमारा वरीद है। लेकिन अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड किस फॉर्म से पे आएगा, इसका फाइनल शेप नहीं दिया, इसलिए इसके ऊपर हम ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते। इसलिए एज एन एप्रीहेंशन हम लोग वही रिजर्व किया कि आज का समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू भी करते तो अरुणाचल जैसे स्टेट में इमीडिएटली लागू नहीं करना चाहिए। इट नीड टू बी ट्रोली इन्वेस्टिगेट, इनको डिटेल से देखना पड़ेगा, वार्तालाप करना पड़ेगा, या फिर इसको पढ़ना पड़ेगा, इसको पर जाना पड़ेगा। सर, जैसे आपने बताया यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, जो पहले आपने शुरुआत में बताया, जो पार्टी आज डिस्कशन भी हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, एंड देन जैसे आपने आज बताया जिस नोशन से, सो कैन वी से दैट लाइक इन अदर वर्ड that you are opposed, the party, the NPP party of Arunachal Unit is opposing this particular law, this uniform civil code. Can you be specific on that? Yeah, we are not in agree with immediate implementation of uniform civil code. You can make out it. Yeah. So the implications, can you give more details on that? What kind of repercussions will it provide to the state once it be adopted by the central government? Sorry? If the uniform civil code, if it would be adopted by the central government, by the Modi government, what kind of repercussions, implications it would be provided to the state? Can you be more specific on the, based on the state basis? Yeah, that's why I said if it is implemented in the nation, then one nation, one law will be there. In that case, especially in Northeast and particularly Arunachal Pradesh, we are a tribal society, and our culture is quite different from the mainland India. So if same uniform law is implemented, then it can endanger for our identity. Our identity of, say, our cultures, our tradition is our identity. So it may have a bad impact in it. It may damage it. That is our apprehension. But since we have not seen the exact the detail of the uniform civil code, so we can't say it. But this is our apprehension that if such law is implemented, then it may affect in our traditional custom and this one practices. Yeah. सर, जैसा कि यूसीसी एंड एनपीएस का दूसरा आप रेजोल्यूशन स्टेट का इश्यूज पे क्या क्या रेजोल्यूशन दिया आज का मीटिंग? Especially ये यूनिफॉर्म सिविल कोड is for the interest of the state of Arunachal Pradesh, and all pension scheme that we have adopted reaffirmed today is also in the interest of the state. And at the same time, other thing that we have taken was the election manifesto, which is not finalized yet. Today we just had a discussion on it, and it is yet to be finalized. और कुछ? Your party is also associated with the NEDA, so how do you think that the UCC will affect? Because recently also the Prime Minister Narendra Modi was emphasizing more on the uniform civil code. Yeah, that's right. Actually, we are partner of the NEDA and NDA, basically on the developmental part. Okay, so for the state development, we are always there. But if we talk about the ideology, then NPP has its own distinct ideology than BJP. It's like any other political party. So we are ideologically not aligned to each other, but developmentally we are ideology. So in that case, our party have a different stand on it.